हरियाणा के मेवात में अब तक 6 लोग दंगे की भेंट चढ़ चुके हैं। 2 दिन बाद भी 7 जिलों में तनाव बना हुआ है। दंगाइयों का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। 116 दंगाइयों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। राज्य में पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। खट्टर सरकार ने केंद्र सरकार से और पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की है। नू हिंसा के विरोध में बजरंग दल और वीएचपी ने 23 इलाकों में प्रदर्शन और रैलियों का ऐलान किया है। लेकिन मेवात क्यों बार बार दंगे का एपिसेंटर बन रहा है? क्यों मेवात बार बार क्राइम और गौ तस्करी के लिए बदनाम हो रहा है? मेवात मुसलमानों का सीक्रेट क्या है? महाभारत से मुगल तक और अंग्रेजों तक में मुसलमानों की मिस्ट्री क्या है? इस रिपोर्ट में देखिए। नूह में दंगाई कौन थे? अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर कौन पुलिस और श्रद्धालुओं पर गोलियां चला रहा था? कौन सड़क पर आगजनी और तांडव कर रहा था? दंगाइयों के टारगेट पर ब्रजवासी धार्मिक यात्रा में शामिल श्रद्धालु और हरियाणा पुलिस के जवान क्यों थे? इन तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। पुलिस लगातार नूह और आसपास के जिलों में छापेमारी कर रही है। अब तक नूह हिंसा में 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें 8 एफआईआर ऐसी हैं जिनकी जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंपा गया है। दंगाइयों की धरपकड़ जारी है। दोपहर तक 116 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नूह को अलग अलग सेक्टरों में बांटकर 800 कर्मचारियों को जांच में लगाया गया है। हर 3 थानों पर प्रभारी के तौर पर आईपीएस अफसरों को लगाया गया है। नूह दंगों में पहली एफआईआर अडबर चौकी में तैनात इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने दर्ज कराई है, जहां 700 दंगाइयों ने पुलिस चौकी फूंक दी थी और दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। दंगाइयों के हाथों में बंदूकें, कट्टे, तलवारें, चाकू, लाठी, डंडे थे। उन्होंने यहां इंस्पेक्टर अनिल कुमार को गोली मार दी और एएसआई जगबीर को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसके अंदर सबसे हैरानी की बात यह भी है कि जो यहां पर असामाजिक तत्व थे वो अल्लाहू अकबर के नारे लगाने के साथ अपने साथ देसी कट्टों से फायर कर रहे थे, जिसकी एक गोली एक इंस्पेक्टर अनिल कुमार के पेट में लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। असले लगातार लहराए गए। फिलहाल ये जो मेरे पीछे आप यहां पर एक पुलिस बूथ देख रहे हैं अडबर चौक पर, यहां की किस तरीके की उन्होंने स्थिति की थी वो भी आप तस्वीरों में उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो आप अडबर चौक पर पुलिस का बूथ देख रहे हैं, पुलिस के बूथ को भी बुरी तरीके से जलाकर खाक कर दिया था। अंदर की तरफ से अगर मैं आपको ये पुलिस का बूथ यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा तो ये पुलिस बूथ की आप तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं। इस पुलिस बूथ को पूरी तरीके से यहां पर जला दिया गया, जलाकर खाक कर दिया गया। अंदर आप देखिए, जहां पर बैठने की जगह होती है वहां पर सिर्फ इस वक्त राख ही राख पड़ी हुई है। अंदर सब कुछ इस पुलिस बूथ का जला दिया गया था। इस पूरे मामले में जिन इंस्पेक्टर को गोली लगी थी अनिल कुमार को, उन्हें फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस चौक पर भी सबसे ज्यादा हिंसा यहां पर हुई थी। जगह जगह यहां पर गाड़ियां जलाई गई थी और इसी वजह से फिलहाल यहां पर आरएएफ की तैनाती करी गई है ताकि इलाके में पूरी तरीके से शांति बनी रहे। हरियाणा में नूह से शुरू हुई हिंसा की आग 8 जिलों को चपेट में ले चुकी है। इनमें नूह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत और महेंद्रगढ़ हैं। हिंसा पर काबू पाने के लिए सेंट्रल फोर्स की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें 14 नूह और 2 गुरुग्राम में लगाई गई हैं, जबकि हरियाणा पुलिस की 30 कंपनियां तैनात की गई हैं। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस बात का पता लगाना है कि हिंसा में कितने स्थानीय लोग थे और कितने दंगाई बाहर से आए थे। हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? 20 कंपनी पैरामिलिट्री की केंद्र के तरफ से आई थी। उनमें से 14 कंपनी नूह में हमने रखा है, 3 कंपनी पलवल में है, 2 कंपनी गुड़गांव में है और 1 कंपनी फरीदाबाद में है। और इसके अलावा करीब 28 कंपनियां स्टेट पुलिस की हैं, जिसमें आर्म्ड पुलिस बटालियंस हैं, आईआरबी बटालियंस हैं। उनका भी इसी तरीके से अलग अलग जिलों में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और भी कुछ हमारे पास अंडर ट्रेनिंग अधिकारी थे, महिला पुलिस थी, प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स थे, उनको भी हमने ड्यूटी पे लगाया है। तो अभी भी हम नजर रखे हुए हैं, किसी जगह और कोई आवश्यकता होगी तो उसके अनुसार उसे भी पूरा किया जाएगा। जांच में खुलासा हुआ कि नूह में दंगाइयों ने श्रद्धालुओं से भरी एक बस को फूंकने की साजिश रची थी,
जिसमें करीब 40 से 50 श्रद्धालु बैठे हुए थे। लेकिन वार्ड नंबर 9 के लोगों ने दिलेरी दिखाई और पत्थर गोलियां बरसा रहे दंगाइयों के बीच बस को राम मंदिर तक ले आए, जहां श्रद्धालुओं की मरहम पट्टी की गई और उन्हें मंदिर के भीतर शरण दी गई। यहां पुलिस भी दंगाइयों से डरकर भाग गई थी। नूह का ये राम मंदिर ब्लॉक नंबर 9 है। यहाँ पर जो हुआ वो देखकर हर व्यक्ति सिहर सा गया, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए एक पूरी बस के साथ सभी यात्री यहाँ तक पहुंचे। यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूर मेन रोड है और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड है। उस बस स्टैंड पर पूरा ब्लॉकेट था और इसी वजह से जो यहाँ स्थानीय लोग थे उन्होंने बस और 2 गाड़ियों को इस रास्ते से होते हुए अंदर की तरफ लाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में आप शरण ले लीजिए, सब कुछ सुरक्षित रहेगा, यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, कोई भी उपद्रवी यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। मस्जिद बगल में है, साथ में राम मंदिर यहाँ पर है, सब कुछ सुरक्षित रहेगा। लेकिन जैसे वो यहाँ पर पहुंचने लगे, उपद्रवी अंदर की तरफ आने लगे और उन्होंने इधर पत्थरबाजी शुरू कर दी। सर ये बस है जो कि ना श्रद्धालुओं की बस्ती, इस पर हमला किया गया, शीशे टूटे गए, वो बचकर राम मंदिर के इधर आए थे। हमने बस को रोका और श्रद्धालुओं को मंदिर में अंदर किया। फिर उसके बाद ना हमने पुलिस को भी फ़ोन करा। पुलिस के 4 जवान आए थे मात्र, वो भाग गए देखकर। उसके बाद हमने अपने स्तर पर उनको बचाया, उनका खाना पीना, उनके दवाई का इंतजाम किया, उनकी रक्षा की अपने स्तर पर। दंगाइयों ने साइबर क्राइम थाने को पूरी तरह से फूंकने की साजिश रची थी। जब लाठी डंडों और बंदूकों से थाने का गेट नहीं तोड़ पाए तो बस लाकर थाने की दीवार तोड़ दी। इसके बाद कई घंटे तक दंगाइयों का नंगा नाच चलता रहा। लैपटॉप, फाइलें ले गए, जो भी पुलिस की गाड़ियां थीं या उन्हें फूंक दिया या तोड़ दिया। जांच में खुलासा हुआ है कि साइबर क्राइम थाने पर हमला करने वाले 25 से 30 दंगाई वही थे जिनके खिलाफ साइबर फ्रॉड के केस दर्ज किए गए हैं। ये वो थाना है जिसमें सोमवार को दंगाइयों ने जमकर तोड़फोड़ की। आप इस थाने के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हालात हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस थाने के अंदर तोड़फोड़ की गई। ये क्योंकि मेन गेट जो साइबर क्राइम थाना है उसका बंद था, पुलिस ने उसको अंदर से लॉक किया हुआ था, लगातार दंगाई उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं होते हैं तो बकायदा इस बस को लेकर आया जाता है। ये बस देखिए, बस से जो साइबर क्राइम थाने की दीवार है उसमें जोरदार टक्कर बस से मारी जाती है और जब ये दीवार टूटती है तो उसके बाद दंगाई इस साइबर क्राइम थाने के अंदर घुसते हैं। यहां से वो लोग अंदर जाते हैं, थाने के अंदर जाकर वो जमकर तोड़फोड़ करते हैं। जो कंप्यूटर लगे हुए थे, जो लैपटॉप थाने के अंदर थे, इसके अलावा जो सरकारी फाइलें थी उनमें उनको आग के हवाले कर दिया जाता है, तोड़फोड़ उसमें की जाती है और कई लैपटॉप लेके जो दंगाई थे वो यहां से फरार हो जाते हैं। और ये देखिए, थाने के अंदर तोड़फोड़ की जाती है और उसके बाद जो थाने के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें भी उनको भी आग के हवाले कर दिया जाता है। जो पुलिसकर्मी थाने के अंदर थे, लगभग 10 से 12 उनकी संख्या थी, उन्होंने इस मेन गेट को बंद किया हुआ था। वो थाने की छत पर पहुंचते हैं और जो दंगाई हैं उनको चेतावनी देते हुए हवा में फायरिंग करते हैं। तकरीबन 125 राउंड फायरिंग जो है वो साइबर सेल पुलिस की तरफ से जो पुलिसकर्मी अंदर थे वो छत से करते हैं, जिसके बाद दंगाई यहां गाड़ियों में आग लगाकर मौके से फरार हो जाते हैं। इस पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस ने शुरू की तो बड़ी ही हैरानी वाली चीजें निकलकर सामने आई। सबसे अहम बात यह कि ये वही लोग थे, दंगाइयों में वो लोग सबसे ज्यादा तादाद में शामिल थे जिन लोगों के खिलाफ साइबर सेल ने एक्शन लिया था, उनको गिरफ्तार किया था। उनमें से 25 से 30 से ज्यादा लोगों की जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी फुटेज और जो मोबाइल फुटेज है उसमें सामने आई है। नूह में दंगा भड़कते ही गुरुग्राम से कई पुलिस वालों को नूह भेजा गया, लेकिन दंगाइयों ने उनकी गाड़ी तोड़ दी और एसएचओ को पीटने के बाद 2 होमगार्ड के जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी। अनाज मंडी में जमकर तोड़फोड़ की। नूह दंगों की आंखों देखी रिपोर्ट। हम इस समय नूह की अनाज मंडी पर हैं और यहां पर भी सोमवार को दंगाइयों ने जमकर हुड़दंग मचाया था। अनाज मंडी के अंदर आप हालात देखिए, ये एसएचओ पीएस इंडस्ट्रियल सेक्टर 7 मानेसर की गाड़ी है और ठीक इसके पीछे यहां पर आप देखेंगे ये जो गाड़ी है वो एसएचओ पीएस खेड़ी दौला की है। ये आप देखेंगे ये दोनों एसएचओ यहां पर पहुंचे थे। आप देखिए एसएचओ पीएस खेड़ी दौला और गुरुग्राम से बाकायदा इनकी ड्यूटी यहां पर लगाई गई थी। जिस तरीके से दंगे पूरे नूह इलाके में हुए थे उसके बाद स्पेशली इनको यहां पर भेजा गया था। बड़े बड़े पत्थरों से हमला होता है, बड़े पत्थर यहां पर लगभग 5-5 किलो के पत्थर जो है वो यहां पर रख दिए गए थे। जब एसएचओ की जिप्सी भागती है तो उन पत्थरों से टकराती है और ये जिप्सी
पलट जाती है, जिसके बाद उनको बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। एसएचओ को मारा पीटा जाता है, उसके अलावा जो स्टाफ उनके साथ था उनको मारा पीटा जाता है। और जो एसएचओ ने अपने एफआईआर के अंदर जो बयान लिखे हैं उसके मुताबिक बाद में उन्हें पता लगता है कि उनके 2 जो होमगार्ड है उनकी मौत हो गई है। जिस तरीके से भीड़ ने उनकी बुरी तरीके से पिटाई की, 5 से 7 हजार लोगों की ये संख्या थी। हमारी गाड़ी 5-5 किलो के पत्थरों से होंडा सिटी को इन्हें तोड़ा है हमारे, और मैं इतने में शटर बंद करके अंदर से लॉक लगाया है। अगर मैं नहीं लगाता तो ये मुझे जान से मार देते। पहाड़ियों से घिरे नलहड़ के मंदिर में हिंसा वाले दिन क्या मंजर था, ये सोचकर आपकी रूह कांप जाएगी। मंदिर परिसर में करीब 4 से 5 हजार श्रद्धालु थे, लेकिन दंगाई पहाड़ियों में छुपकर घातक हथियारों से हमला कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि क्यों मेवात बदनाम है। गो तस्करों के गैंग का सबसे बड़ा अड्डा मेवात है। मेवात में गोरक्षकों और गो तस्करों के बीच आए दिन टकराव होता रहता है। भरतपुर के नासिर जुनैद की हत्या के बाद से तनाव चरम पर है। अब सवाल उठता है, मेवात है क्या? मेवात कोई स्थान नहीं, क्षेत्र का नाम है, जिसमें हरियाणा का नूह जिला, राजस्थान के अलवर जिले का पूर्वी हिस्सा और भरतपुर जिले का पश्चिमी हिस्सा आता है। महाभारत में मेवों की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। जिस क्षेत्र को आज हम मेवात कहते हैं, महाभारत काल में ये मत्स्य कहलाता था, और इसके पूर्व की तरफ जिसे आज हम बिरज कहते हैं वो सूरसेन था, और पश्चिम की तरफ तिरगत था जिसके राजा सुशर्मा थे। वही सुशर्मा जो अर्जुन को युद्ध मैदान से दूर ले गए थे जब उनके बेटे अभिमन्यु का वध हुआ था। तो उसके बाद मेव के पास जिस वक्त महाभारत हुआ है पंजाब में और मत्स्य प्रदेश में, यहाँ मत्स्य प्रदेश था जो इंद्रप्रस्थ के दक्षिण में था, और पंजाब में मध्य प्रदेश था। माद्री जो पांडवों की माँ थी वो मेवों की ही थी। जब मुसलमानों का हिंदुस्तान में प्रवेश हुआ तो ये क्षेत्र मेवात कहलाया, और उसकी वजह थी सिर्फ मेवों की वजह से। हालांकि मेवात का मतलब ये है कि पहाड़ी क्षेत्र। मेवात में 80% आबादी मुस्लिम और 20% आबादी हिंदू है, लेकिन मेव मुस्लिम और देश के बाकी मुसलमानों में फर्क है। वो कैसे, इसे भी बताएंगे, लेकिन पहले समझते हैं यहाँ की डेमोग्राफी कैसे बदली, कैसे मेवात मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बना। 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यहाँ मुस्लिम आक्रांताओं ने जमकर हमले किए। 1260 और 1265 में गुलाम वंश के शासक बलबन ने यहाँ कत्लेआम कराया। फिर फिरोज शाह तुगलक ने जबरिया धर्मांतरण कराया। जान बचाने के लिए मेवाती राजपूतों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह मेवात की डेमोग्राफी बदल गई। मेवाती मुसलमान के पूर्वज हिंदू थे, इसका सबूत आज भी उनकी परंपराओं में दिखता है। 1871 की जनगणना में मेवाती मुसलमानों के नाम हिंदू रखे गए। अब भी कई मेव मुस्लिम अपने नाम हिंदू जैसे रखते हैं और पहचान के लिए खान सरनेम लगाते हैं। हिंदुओं की तरह मेव मुस्लिम पगड़ी पहनते हैं। पहले इनके यहाँ कजन से शादी नहीं होती थी, लेकिन आम मुसलमानों में ऐसी शादियां होती हैं। 5 दशक पहले तक मेव मुस्लिम कुआं पूजा करते थे, जो हिंदुओं का तरीका है। इसके अलावा कई और परंपराएं और त्योहार हैं जो हिंदुओं की तरह मेव मुस्लिम मनाते हैं। मेव राजपूतों से पुरानी कौम है, और जहाँ तक डीएनए का सवाल है, अभी डीएनए का परीक्षण हुआ है। R1A1 मेवों का भी है, और मेवों में 70% आर्यन क्षत्रियों का डीएनए पाया गया है। इसलिए डीएनए क्षत्रियों का, अब समझिए राजपूत क्षत्रिय नहीं है बल्कि क्षत्रियों की औलाद हैं। तो इस तरह से हम राजपूतों से पुराने हैं और राजपूत हम में से हैं। हमारे भी जो गोत हैं या हमारे भी जो वंश हैं वो यदुवंशी, तोमर या कुशवाहा, वो वही वंश हैं जो पुराने क्षत्रियों के थे, जो आज राजपूतों के हैं। तो में आप भी शादी नहीं करते? हाँ, नहीं, आज भी हम मेव एक गोत्र में शादी नहीं करते, बल्कि गोत बचाकर शादी करते हैं। धीरे धीरे अब ये कुछ टूटने लगा है, लेकिन अभी तक तो वही परंपरा पुरानी चाहिए। इनके गोत्र आज भी हिंदुओं की तरह हैं। इनमें गोरवाल, खंजादा, तोमर, राठौर और चौहान हैं, जो राजपूतों के गोत्र हैं।
इसीलिए कहा जाता है कि मेवाती मुसलमान भले ही इस्लाम को मानते हैं, लेकिन उनका खून राजपूतों का है। इसका एक और सबूत इतिहास में दर्ज है। जब 1527 में बाबर ने हमला किया तो उसने मेवात के मुस्लिम शासक राजा हसन खान मेवाती से मदद मांगी, लेकिन हसन खान ने उसका साथ देने की बजाय राणा सांगा का साथ दिया, क्योंकि राजा हसन खान खुद को राजपूत मानते थे। आजादी के बाद जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना तो मेवाती मुसलमान भी वहां जाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें मनाया कि वो हिंदुस्तान में रुके। 1947 में महात्मा गांधी घासेड़ा पहुंचे और मेवातियों को रुकने के लिए मनाया। हम किसी के रहमो करम पे हिंदुस्तान में नहीं है। भारत में हमारा उपस्थित रहना, हम किसी की दया पे यहाँ नहीं है, किसी से भीख नहीं मांगी हमने। हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तान में दफन हैं, हम उसी तरीके से यहाँ आए। हम हजारों साल से यहाँ रहने वाले, हमारे पुरखे यहाँ थे 10,000, 2,000, 4,000 साल पहले से हमारे पुरखे थे, आज भी हैं और हम ता कयामत यहाँ रहेंगे। हमारे बुजुर्ग भी यहाँ दफन हम भी यहीं होंगे। हमारा पाकिस्तान से इस सिलसिले में कोई वास्ता नहीं है। होगा इस्लाम धर्म, उसमें हमें इससे कुछ नहीं लेना देना कि इस्लामिक धर्म क्या है, कहाँ क्या है, उससे हमें कुछ नहीं लेना। वी आर मोहम्मडन्स और वी आर इंडियन बाय बर्थ, नॉट बाय गिफ्ट। कभी 1857 के गदर और आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले मेवाती आज चोरी, तस्करी, साइबर फ्रॉड के लिए बदनाम है। मेवात का नाम आते ही जहन में चोरी, हिंसा, गरीबी और पिछड़ेपन की याद आती है। नूह देश का सबसे पिछड़ा जिला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।